हाय एवरीवन, वेलकम टू सेल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउन एंड द केस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ केस? अ रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज नोन एज केस। यानी कि नाउन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड से क्या रिलेशन है उसे कहते हैं केस। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसे। टाइप्स ऑफ केस। केस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? सब्जेक्टिव, जिसे नॉमिनेटिव भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव, जिसे एक्यूजिटिव केस भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज वोकेटिव केस। नेक्स्ट केस इन एपोजिशन। नेक्स्ट वन इज पोजेसिव, जिसे जेनेटिव केस भी बोलते हैं। अब इसी को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कब होता है? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अभी इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ सचिन स्कोर्ड अ सेंचुरी, ठीक है, ये तो है एक एक्टिव सेंटेंस। इसी का साथ में पैसे बना लेते हैं। अ सेंचुरी वॉज स्कोर्ड बाय सचिन, ठीक है, ये एक्टिव सेंटेंस है, ये पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सचिन है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सेंचुरी। तो एक्टिव सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट को फाइंड करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हु, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो हम हु वर्ड को यूज़ करेंगे। हु स्कोर्ड अ सेंचुरी? सचिन, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना है तो हम कौन सा वर्ड अप्लाई करेंगे? व्हाट। व्हाट वाज स्कोर्ड बाय सचिन? अ सेंचुरी, ठीक है। तो सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस क्या होता है? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ठीक है। स्कोर्ड का सब्जेक्ट कौन है? सचिन। सिमिलरली इस सेंटेंस में स्कोर्ड का सब्जेक्ट कौन है? सेंचुरी, ठीक है। तो जब एक नाउन सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है तो उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस में हम हु की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं और पैसिव सेंटेंस में हम व्हाट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव और एक्यूजिटिव केस। ऑब्जेक्टिव और एक्यूजिटिव केस क्या होता है? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज नोन एज ऑब्जेक्टिव और एक्यूजिटिव केस। चलिए उसी एग्जाम्पल पे दोबारा चलते हैं। एक्टिव सेंटेंस था सचिन स्कोर्ड अ सेंचुरी। इसी का पैसिव सेंटेंस था अ सेंचुरी वॉज स्कोर्ड बाय सचिन। एक्टिव सेंटेंस में सचिन सब्जेक्ट था और पैसिव सेंटेंस में सेंचुरी सब्जेक्ट था। सिमिलरली एक्टिव सेंटेंस में सेंचुरी ऑब्जेक्ट है और पैसिव सेंटेंस में सचिन ऑब्जेक्ट है। तो अगर हमें एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो हम क्या वर्ड अप्लाई करेंगे? व्हाट। फॉर एग्जाम्पल व्हाट वाज स्कोर्ड बाय सचिन, तो आंसर क्या है? अ सेंचुरी। सिमिलरली अगर हमें पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो हम क्या अप्लाई करेंगे? हूम। फॉर एग्जाम्पल बाय whom was a century scored, तो आंसर क्या है? सचिन, ठीक है। नेक्स्ट, when a noun is used after a preposition, it is also said to be in objective or accusative case. For example, the keys are in the drawer. So here the drawer noun is used after the in preposition, so it is said to be the object of the preposition object. So drawer is used as objective case. आपने एक चीज़ नोटिस की कि एक्टिव सेंटेंस में सचिन अगर सब्जेक्ट है तो पैसिव सेंटेंस में एज ऑब्जेक्ट भी सचिन ही यूज़ हो रहा है, यानी कि उसकी फॉर्म चेंज नहीं हुई। एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही सचिन ही रहा। सिमिलरली एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही सेंटेंसेस एक्टिव पैसिव में सेंचुरी ही रहा, एज सब्जेक्ट भी एज ऑब्जेक्ट भी। यानी नाउन्स की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होती है वो सेम ही रहती है। इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस पे क्वेश्चंस नहीं बनते क्योंकि उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती, पर प्रोनाउन की फॉर्म चेंज होने की वजह से उन पे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी हिम, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी हर, जिसे हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस,
When a noun is called or addressed is known as vocative case. For example, जैसे मैं बोलूँ come here मोहन, ठीक है. Similarly, help me राम, या फिर where are you going brother. तो यहाँ पर मोहन, राम और ब्रदर वर्ड्स जो हैं वो कैसे यूज़ हुए हैं, हम इन्हें एड्रेस कर रहे हैं यानी कि संबोधन कर रहे हैं. तो यहाँ पर मोहन, राम और ब्रदर नाउन्स कैसे यूज़ हुए हैं, एज वोकेटिव केस. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट है केस इन एपोजिशन. एपोजिशन का मतलब क्या होता है, नियर प्लेसमेंट. सो केस इन एपोजिशन क्या होता है, व्हेन अ नाउन इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द अनदर विदाउट एनी कंजंक्शन इज नोन एज केस इन एपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, राम आर कैप्टन मेड 50 रन्स. इसी सेंटेंस को चाहे आप लिख लीजिए कि राम आर टीम्स कैप्टन मेड 50 रन्स. चाहे आप इसको लिख लीजिए राम द कैप्टन ऑफ आर टीम मेड 50 runs. So here the words Ram, our captain, Ram, our team's captain, Ram, the captain of our team, refers to one and the same person. The noun captain immediately follows the noun Ram, just to explain which Ram is referred to. So we can say case in apposition is a kind of descriptive expression not joined by any conjunction. Alright. ठीक है, तो हमने क्या नोटिस किया इस सेंटेंस में कि राम और कैप्टन जो हैं दोनों सेम ही पर्सन है, एक ही पर्सन है, पर ये जो कैप्टन वर्ड है या आर टीम्स कैप्टन वर्ड है या द कैप्टन ऑफ आर टीम वर्ड्स हैं, ये और ज़्यादा राम को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ हुए हैं कि हम कौन से राम की बात कर रहे हैं. तो इस तरह से जब एक नाउन को दूसरा नाउन और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ हो विदाउट एनी कंजंक्शन, तो वो क्या होता है, केस इन एपोजिशन. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. आगे है पोजेसिव और जेनिटिव केस. पोजेसिव और जेनिटिव केस क्या होता है, व्हेन अ नाउन शोज रिलेशन विद और पोजेशन ऑफ अनदर नाउन इज इन पोजेसिव केस. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ दिस इज राम्स पेंसिल. तो यहाँ पे ये जो राम्स है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, पोजेशन को. ठीक है, ऑनरशिप को, कि पेंसिल का ऑनर कौन है, राम. तो हमने अगर पोजेसिव केस फाइंड आउट करना है तो हम कौन सा वर्ड अप्लाई कर सकते हैं, हुज. जैसे हम बोले हुज पेंसिल इज दिस, तो आंसर क्या मिलता है, राम्स. ठीक है, तो हुज जो है वो किसको इंडिकेट करता है, पोजेसिव केस को. तो हुज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पोजेसिव केस को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो जो सारे केस में सबसे इम्पॉर्टेंट भी जो है वो क्या है, पोजेसिव केस, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस भी अगर नाउन से आते हैं तो वो पोजेसिव केस से ही आते हैं. तो पोजेसिव केस से रिलेटेड रूल्स को डिस्कस करने से पहले डिस्कस करते हैं पोजेसिव केस की फॉर्मेशन. उससे भी पहले डिस्कस करते हैं कि ये जो पोजेसिव केस होता है सिर्फ ऑनरशिप को ही इंडिकेट नहीं करता, सिर्फ ऑनरशिप या पोजेशन को ही इंडिकेट नहीं करता. It can also denote authorship, origin, kind, etc. और भी बहुत सी चीज़ें ये इंडिकेट कर सकता है. जैसे मैं बोलूँ शेक्सपियर प्लेस, तो ये यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, द प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर. तो ये यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑथरशिप. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ द प्रेजिडेंट्स स्पीच, या मैं बोलूँ मदर्स लव, तो यहाँ पे ये किसे इंडिकेट कर रहा है, द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट. और यहाँ पे ये किसे इंडिकेट कर रहा है, द लव फेल्ट बाय अ मदर. तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, लव के ओरिजिन को मदर, स्पीच के ओरिजिन को प्रेसिडेंट. तो ये किसे इंडिकेट कर रहा है, ओरिजिन को. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, तो इसका क्या मतलब है, एक प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, यानी कि प्लेग्राउंड की काइंड को इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा प्लेग्राउंड जो चिल्ड्रन के लिए. तो ये किसे इंडिकेट कर रहा है, काइंड को. सिमिलरली अगर मैं लिखूं मोहित
school. So it doesn't necessarily mean a school owned by Mohit. It may also mean that a school where Mohit goes to study. ठीक है. So it will depend or vary sentence to sentence. The meaning will vary from sentence to sentence. ठीक है. अगर मैं बोलूँ जैसे कि मोहित स्कूल इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि मोहित का स्कूल जो है वो बहुत पास में है. ठीक है. तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अ स्कूल वेयर मोहित गोज़ टू स्टडी. अगर मैं बोलूँ आई स्टडी इन मोहित स्कूल, तो यानी कि मोहित वहाँ पर क्या है, स्कूल का ऑनर. समझ में आया? इन सच अ केस द मीनिंग विल वेरी फ्रॉम सेंटेंस टू सेंटेंस. ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं. आगे हम इस पॉजेसिव केस के रूल्स को डिस्कस करने से पहले डिस्कस करते हैं पॉजेसिव केस की फॉर्मेशन. पॉजेसिव केस की फॉर्मेशन आपने देखी होगी कि हम किस तरह से बना रहे थे, कॉमा एस. तो दिस इज नोन एज apostrophe and s. ऑलराइट, तो इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं कि सेंटेंस टू सेंटेंस किस तरह से होती है. लाइक सबसे पहले सिंगुलर के केस में, जैसे सिंगुलर वर्ड लें हम कोई भी, राम्स हाउस या फिर द किंग्स क्राउन. ठीक है. तो सिंगुलर के केस में हम एपोस्ट्रोफी एंड एस यूज़ करते हैं. क्लियर है? ठीक है. पर प्लूरल के केस में अगर वो प्लूरल एस में एंड हो रहा है तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, नॉट एस. तो वहाँ पे एस नहीं आएगा. जैसे मैं बोलूँ गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज, तो ओनली एपोस्ट्रोफी यूज़ होगा, एस यूज़ नहीं होगा. सिमिलरली जैसे मैं बोलूँ टीचर्स डे, तो इस तरह से लिखा जाएगा. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ डॉक्टर्स स्ट्राइक, तो इस तरह से लिखा जाएगा. ठीक है. तो हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, एस यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन अ प्लूरल इज नॉट एंडिंग इन एस, ऐसा कोई प्लूरल जो एस में एंड नहीं हो रहा, तो वहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे. जैसे विमेन हॉस्टल, तो हमें लिखना है कि विमेंस हॉस्टल, तो हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और एस भी यूज़ करेंगे. ठीक है. जैसे सिंगुलर के केस में यूज़ करते हैं. सिमिलरली चिल्ड्रंस बुक, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी भी आया और एस भी यूज़ हुआ. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा फॉर्मेशन के बारे में, कि पॉजेसिव केस जो है वो किस तरह से बनता है, एपोस्ट्रोफी और एस की हेल्प से. सिंगुलर के केस में हम एपोस्ट्रोफी भी यूज़ करेंगे और एस भी. प्लूरल अगर एस में एंड हो रहा है तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, एस नहीं लगाएंगे. और प्लूरल अगर एस में एंड नहीं हो रहा तो हम सिंगुलर की तरह ही एपोस्ट्रोफी भी यूज़ करेंगे और एस भी यूज़ करेंगे. ठीक है. आगे चलते हैं. इन केस ऑफ हिजिंग साउंड we just use apostrophe, not s. Same as in case of plural ending in s, we just use apostrophe. So in case of hissing sound also we just use apostrophe, not s. ठीक है. हिजिंग साउंड क्या होता है? हिजिंग साउंड से मतलब क्या है? हिजिंग साउंड से मतलब है अ प्रोलॉन्ग साउंड ऑफ एस. ठीक है. जब एक प्रोलॉन्ग साउंड ऑफ एस होगी तो वहाँ पे हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे. प्रोलॉन्ग साउंड ऑफ एस का मतलब है ऐसी आवाज़. ठीक है. जैसे प्रेशर कुकर से आवाज़ आती है या फिर जैसी स्नेक की आवाज़ होती है. अगर वर्ड्स ऐसी साउंड में एंड हो रहे हैं तो हम वहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, एस नहीं लगाएंगे. जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे मैं लिखूँ फॉर जस्टिस सेक, फॉर कंसाइंस सेक. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ फॉर जीसस सेक. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ फॉर गुडनेस सेक. तो आप इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन देखिए. जस्टिस, ठीक है, कंसाइंस, जीसस, गुडनेस, तो सबके पीछे ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे प्रेशर कुकर से आवाज़ आती है. ठीक है. तो जब भी वर्ड्स हिजिंग साउंड में एंड होंगे तो वहाँ पे हम सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रोफी. चलिए आगे चलते हैं. When a singular proper noun ends in s, we use apostrophe and s. For example, Charles, Dickens, James, Johns.
तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे भी तो एस के साउंड में एंड हो रहा है, ठीक है, बट देयर इज़ नॉट प्रोलॉन्ग्ड साउंड ऑफ एस, ठीक है, प्रोलॉन्ग साउंड यानी कि हिजिंग साउंड नहीं है, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, apostrophe and s. Although this this use of apostrophe and s with sound of s is highly debated, because some grammarians say just use only apostrophe when a word ends in s, ठीक है, whether there is hissing sound or not, when a word ends in s we must just use only apostrophe. And some says that when the next word to the possessive starts with s, then we should use only apostrophe. And some says when there are more than one s in a word, then we should just use apostrophe. So there are many rules, but the most preferred one is when there is a hissing sound, then we just use apostrophe. But when a word, singular word ends in s, we use apostrophe and एस, ठीक है, जैसे चार्ल्स हो गया, डिकन्स हो गया, जेम्स हो गया, जॉन्स हो गया, वीनस हो गया। तो आप इनमें नोटिस करेंगे कि की आवाज़ नहीं है, जस्ट स की आवाज़ है, ठीक है, स, ठीक है, चार्ल्स, डिकन्स, जेम्स, जॉन्स, वीनस, तो स की आवाज़ है, ना कि स की, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इस तरह से, चार्ल्स, डिकन्स, जेम्स, जॉन्स, वीनस, ठीक है। नेक्स्ट, पर इसकी एक्सेप्शन है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम कि अगर कोई सिंगुलर प्रॉपर नाउन एस की साउंड में एंड हो रहा है, हिजिंग साउंड नहीं, एस की साउंड में एंड हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफी एंड एस। पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे ऑडिपस, ब्रूटस, ठीक है, और स्फोक्लिस, ठीक है, इनमें हिजिंग साउंड होने की वजह से जस्ट कॉमा इज़ प्रेफर्ड, ठीक है। इन वर्ड्स के साथ क्या प्रेफर किया जाता है, एपोस्ट्रोफी एंड एस, ठीक है। ऑल्दो ओनली एपोस्ट्रोफी इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड, सम grammarians prefer apostrophe and s, and some grammarians prefer just apostrophe. So both are acceptable, but this one is more preferred. But with these words, only apostrophe is preferred because there is a hissing sound. Oedipus, ब्रूटस, सफोक्लिस, ठीक है, तो हिजिंग साउंड होने की वजह से यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफी। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया होगा कि हिजिंग साउंड और एस की साउंड कहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफी आना है, कहाँ एपोस्ट्रोफी और एस दोनों आने हैं। तो इतना याद रखें कि जहाँ भी हिजिंग साउंड होगी की, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जस्ट एपोस्ट्रोफी। और अगर कोई वर्ड एस में एंड हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी आएगा। अगर हिजिंग साउंड है, ठीक है, अगर कोई वर्ड सिंपली एस में, स की साउंड में एंड हो रहा है, तो वहाँ पे हम जो जनरल रूल है एपोस्ट्रोफी एंड एस, उसी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये जो एपोस्ट्रोफी है वो सिर्फ पॉजेसिव केस के लिए ही यूज़ नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन और प्लूरल बनाने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे जो सिंगल लेटर्स होते हैं उनका प्लूरल कैसे बनता है, इस तरह से, जैसे आइज़, ठीक है, या टीज़। फॉर एग्जाम्पल, डॉट, योर आइज़ एंड क्रॉस योर टीज़ इन द पैराग्राफ। तो क्या कह रहे हैं सेंटेंस में कि जो पैराग्राफ में आइज़ हैं उनको डॉट करना है और जितनी भी टीज़ हैं उन्हें क्रॉस करना है, ठीक है। तो जो सिंगल लेटर होते हैं उनका प्लूरल कैसे बनता है, एपोस्ट्रोफी एंड एस की हेल्प से, ठीक है। और जो एब्रीवेशंस होती हैं लाइक CD, MP, RTI, ठीक है, इनका प्लूरल कैसे बनेगा, सिर्फ एस से, ठीक है। सीडीज़, MPs, RTIs, जैसे मैनी RTIs वर फाइल्ड इन 2022, ठीक है, तो फिर RTIs, ठीक है, ओनली एस, जैसे हम जनरल प्लूरल बनाते हैं एस लगा के, वैसे ही बनेगा, ठीक है। पर जो सिंगल लेटर्स होंगी उनका प्लूरल एपोस्ट्रोफी और एस दोनों से बनेगा, एपोस्ट्रोफी एंड एस के साथ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो फिगर्स होती हैं उनका प्लूरल कैसे बनता है, फिगर्स का प्लूरल भी सिंपल जैसे हम एस लगाते हैं वैसे ही बनता है, जैसे 7s, 5s,
ठीक है, जैसे हम बोलें कि ऐड 2 5s एंड 4 7s, तो सिंपल जैसे नॉर्मल प्लूरल बनता है एस लगाने से, वैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम किसी ईयर की बात करें तब भी, जैसे 1980s, जैसे हम बोलें कि दिस ट्रेंड वाज वेरी पॉपुलर इन 1980s, ठीक है, तो तब भी सिंपल एस लगाएंगे। तो फिर फिगर्स में एपोस्ट्रोफी का कैसे यूज़ होता है, जैसे अगर इसी को सेंटेंस को मैंने ऐसे लिखना हो कि दिस ट्रेंड वाज वेरी पॉपुलर इन 80s, तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूँगी, इस तरह से। ठीक है, तो वहाँ पे मैं कैसे लिखूँगी, एपोस्ट्रोफी और एस के साथ। एस जो है वो तो प्लूरल बनाने के लिए यूज़ हुआ है, वो जो एपोस्ट्रोफी है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि जो एपोस्ट्रोफी है वो लेटर्स के केस में, सिंगल लेटर्स के केस में प्लूरल बनाने के लिए यूज़ होता है, और अगर एब्रीविएशंस हैं तो नॉर्मल एस के से ही प्लूरल बनता है, और फिगर्स में भी नॉर्मल एस से ही प्लूरल बनता है। फिगर्स के केस में एपोस्ट्रोफी का यूज़ प्लूरल बनाने के लिए नहीं, कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। आगे चलते हैं। आगे कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एपोस्ट्रोफी है वो हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव में लिखना हो तब भी यूज़ होता है, जैसे डोंट, डजंट, कांट, वॉजंट, हैवेंट, ठीक है, हैजंट। तो इसका मतलब क्या है, डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, वॉज नॉट, हैव नॉट, हैज़ नॉट। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है जनरली किस में यूज़ होती है, क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग होता है जब हम कोई स्टेटमेंट दें और उसको उल्टा के क्वेश्चन करें। जैसे मैं बोलूँ कि राम इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, किसकी हेल्प से बनता है, वर्ब प्लस प्रोनाउन, वर्ब प्लस प्रोनाउन की हेल्प से बनता है, तो ये बनेगा इजंट ही। ठीक है, राम के लिए ही यूज़ हुआ है और हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, ठीक है, और क्या लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या बनेगा, इजंट ही। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में होता ऊपर, राम इज़ नॉट एन ऑनेस्ट मैन, तो क्या बनता है इसका क्वेश्चन टैग, इज़ ही। क्वेश्चन टैग होता है कि आपने कोई स्टेटमेंट दी, उसको उल्टा के पूछना, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगी, ठीक है, नॉट के साथ में। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो फिर वहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन टैग को हम और डिटेल में पढ़ेंगे प्रोनाउन के बाद में। अभी तो फिलहाल बस मैं ये बता रही थी कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो कहाँ पे यूज़ होती है, क्वेश्चन टैग में मेनली यूज़ होती है, और वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेने की ज़रूरत है, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग पॉजेसिव केस वाला इट्स नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग या तो इट इज़ है या इट हैज़ है। इट विल वेरी फ्रॉम सेंटेंस टू सेंटेंस, वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर और टेंस देख के क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे उसका मीनिंग इट इज़ है या इट हैज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ इट्स रेनिंग टुडे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ कि आज बारिश हो रही है, तो कंटिन्यूस एक्शन है, दैट्स वाई यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, इट इज़ रेनिंग टुडे। तो यहाँ पर ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ये कॉन्ट्रैक्शन की सेंस में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ रेनिंग टुडे। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ इट्स बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर टाइम रेफरेंस आ गया। टाइम रेफरेंस के केस में सेंटेंस किस में बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो मैं क्या कह रही हूँ कि सुबह से बारिश हो रही है, तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ, इट्स बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, हैज़। तो हम जब एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं इट के साथ, तो उसका पॉजेसिव से कोई कनेक्शन नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो वहाँ पे उसका मीनिंग इट इज़ भी हो सकता है, इट हैज़ भी हो सकता है, इट विल डिपेंड ऑन द टेंस ऑफ द सेंटेंस। तो जैसे यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ होने की वजह से इसका मीनिंग क्या है, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये है कि प्रोनाउन। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का मी, वी का अस, यू का यू ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही, दे का देम। नेक्स्ट, इसका पॉजेसिव
एडजेक्टिव क्या होगा? आई का, माई, वी का, आर, यू का, योर, ही का, हिज, शी का, हर, इट का, इट्स, दे का, देयर। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? आई का, माइन, वी का, आर्स, यू का, योर्स, ही का, हिज ही रहेगा, शी का, हर्स, ठीक है, इट का कुछ भी नहीं, दे का देयर्स, ठीक है। तो ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है और पॉजेसिव प्रोनाउन है ये ऑलरेडी पॉजेसिव है, ठीक है, पोसेशन को इंडिकेट करते हैं, ऑनरशिप को इंडिकेट करते हैं, इसलिए इनके साथ में एपोस्ट्रोफी लगाने की मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एंड एस लगाने का पर्पस क्या होता है? पोसेशन को इंडिकेट करना, और ये ऑलरेडी ही पॉजेसिव है या पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए इनके साथ एपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे नहीं लिखेंगे कि कई बार लिख देते हैं इस तरह से लेटर्स में कई बार हम ये लिखने की मिस्टेक कर देते हैं, योर्स ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, इस तरह से लिख देते हैं। वो नहीं लिखना है, क्योंकि जो योर्स वर्ड है वो ऑलरेडी क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से नहीं लिखेंगे। क्लियर है? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है ये ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस कर दिया है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ दिस इज माई पेन, तो यहाँ पर माई पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। अगर हमने नाउन से पहले यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव। सिमिलरली अगर हम वर्ब के बाद में यूज़ करेंगे तो क्या आएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पे वर्ब के बाद में आ रहा है, इसलिए क्या आया? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों इंडिकेट पोजेशन को ही करते हैं, ओनरशिप को ही इंडिकेट करते हैं, पर डिफरेंस ये है कि अगर नाउन से पहले यूज़ कर रहे हैं तो हम पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, अगर वर्ब के बाद में यूज़ कर रहे हैं तो हम पॉजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो इसको यहाँ पे डिस्कस करने का मेन पर्पस यही था कि ये वर्ड्स ऑलरेडी पॉजेसिव है, तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी लगाने की मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब डिस्कस करते हैं पॉजेसिव केस के रूल्स। सबसे पहला रूल तो यही है कि जो पॉजेसिव केस है यानी कि जो एपोस्ट्रोफी एंड एस है वो लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे राम्स हाउस, ठीक है, पर हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि हाउस रूफ। वाई? बिकॉज हाउस इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। अगर हमें सेंटेंस बनाना हो कि द हाउस रूफ नीड्स रिपेयर तो वो गलत होगा, तो उसको किस तरह से घुमा के लिखेंगे? ऐसे नहीं लिख सकते कि द हाउस रूफ नीड्स रिपेयर, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ऑफ। तो इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे बनाएंगे? द रूफ ऑफ द हाउस नीड्स रिपेयर। ऑलराइट। सिमिलरली अगर मैं लिखूं ग्लास बॉटम इज डर्टी, तो ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ग्लास जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होता, इसलिए इसको भी करेक्ट कैसे बनाएंगे? ऑफ की हेल्प से। द बॉटम ऑफ द ग्लास इज डर्टी। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने बोला कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होता, पर इस रूल की इतनी एक्सेप्शंस हैं कि अल्टीमेटली वी स्टार्ट फीलिंग दैट एपोस्ट्रोफी कैन बी यूज विद एवरीथिंग वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दोज एक्सेप्शंस। फर्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम नॉन लिविंग थिंग्स पर लिविंग फीचर लगाएं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेचर्स लव या नेचर्स ब्यूटी, ठीक है। सिमिलरली फॉर्चून्स फेवरेट या फिर डेथ्स आईसी हैंड, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ वीनस ब्यूटी, तो यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। हम नॉन लिविंग थिंग्स पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, लिविंग फीचर्स लगा रहे हैं, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन का केस होने की वजह से हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं नेचर्स लव या नेचर्स ब्यूटी, फॉर्चून्स फेवरेट, जैसे शी इज़ फॉर्चून्स फेवरेट, या फिर दैट्स आइसी एंड, या फिर वीनस ब्यूटी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया पर्सोनिफिकेशन। हम पर्सोनिफिकेशन के केस में एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जितनी भी जियोग्राफिकल थिंग्स हैं उनके साथ एपोस्ट्रॉफी यूज़ हो सकता है, जैसे द सन्स रेज, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके साथ पे भी एपोस्ट्रॉफी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है, जितने भी टाइम, वेट, स्पेस यानी कि डिस्टेंस एंड अमाउंट इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं उनके साथ में एपोस्ट्रॉफी यूज़ हो सकता है। ठीक है, किस तरह से, जैसे मैं बोलूँ मोमेंट्स, डिले, वीक्स, लीव, ठीक है, मंथ्स, एब्सेंस। तो ये तीनों ही वर्ड्स किसको इंडिकेट कर रहे हैं, टाइम को। टाइम को इंडिकेट करने की वजह से हम मोमेंट, वीक और मंथ वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि अगर हम इसी को, अभी तो हम सिंगुलर में लिख रहे हैं, पर अगर हम इसी को प्लूरल में लिखेंगे तो एपोस्ट्रॉफी किस तरह से यूज़ होगा, तो वहाँ पे एस नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूँ शी इज़ ऑन 5 days लीव। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज़ होगा, दोबारा से एस नहीं आएगा, क्योंकि हम यही तो पढ़ के आए थे कि प्लूरल अगर एस में एंड होता है तो वहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज़ होता है, एस नहीं आता। दैट्स वाई हम यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, जस्ट एपोस्ट्रॉफी नॉट अनदर एस। ठीक है, चलिए अभी हमने टाइम डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, वेट। वेट को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स जैसे ग्राम्स वेट, सिमिलरली टन्स वेट। ठीक है, इसको भी अगर प्लूरल में लिखेंगे तो अगेन सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज़ होगा, एस नहीं आएगा। जैसे हम लिखें कि 5 टन्स वेट। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज़ होगा तो एस नहीं आएगा। रूल वही है, अगर प्लूरल एस में एंड हो रहा है तो जस्ट एपोस्ट्रॉफी नॉट एस। ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट इंडिकेटिंग वर्ड्स। अमाउंट इंडिकेटिंग वर्ड्स जैसे रुपीज़ वैल्यू या डॉलर्स वर्थ। ठीक है, तो रुपी और डॉलर जो क्या है, अमाउंट इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एपोस्ट्रॉफी एंड एस। सिमिलरली अगर इसी को प्लूरल में लिखेंगे तो फिर क्या आएगा, जस्ट एपोस्ट्रॉफी। जैसे 5 रुपीज़ वैल्यू, तो यहाँ पर जस्ट एपोस्ट्रॉफी नॉट एस। ठीक है, नेक्स्ट जितने भी डिस्टेंस और स्पेस इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं हम उनके साथ भी एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हो गए, लाइक लेंथ, ब्रेथ, विड्थ। ठीक है, या फिर एज और पॉइंट एक्सेट्रा। ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जो स्पेस और डिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं हम उनके साथ भी एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एन, आर्म्स लेंथ। ठीक है, रेजर्स एज, नीडल्स पॉइंट। ठीक है, तो हम जितने भी डिस्टेंस और स्पेस इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं उनके साथ एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जितने भी डिग्निफाइड वर्ड्स होते हैं उनके साथ भी एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया जा सकता है, जैसे एट कोर्ट्स डिक्री या फिर एट कोर्ट्स ऑर्डर। ठीक है, कुछ भी, तो कोर्ट वर्ड के साथ भी यूज़ हो सकता है एपोस्ट्रॉफी, क्योंकि ये एक डिग्निफाइड वर्ड है। सिमिलरली एट ड्यूटीज़ कॉल,
अगेन ड्यूटी भी जो है एक डिग्निफाइड रिस्पेक्टेबल वर्ड है, तो हम एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, जितनी भी नेचुरल और यूनिक थिंग्स होती हैं हम उनके साथ भी एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट्स, डिज़ायर, souls, delight, heaven's, will, for, God's sake। ठीक है, तो जितनी भी नेचुरल और यूनिक थिंग्स हैं उनके साथ भी एपोस्ट्रोफी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ भी एपोस्ट्रोफी यूज़ हो सकता है, जैसे एट अ, स्टोन्स थ्रू, इसका क्या मतलब होता है? वेरी नियर। ठीक है, सिमिलरली एट वंस, विट्स एंड, इसका मतलब क्या होता है? टू बी कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट, वंस हार्ट्स कंटेंट, इट मीन्स until one feels satisfied। ठीक है, नेक्स्ट, at one's fingers and, it means to be well versed in, यानी कि at one's fingertips। ठीक है, तो ये कुछ idioms हैं और भी बहुत से idioms हैं जिनमें apostrophe यूज़ हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे है कि जितने भी व्हीकल्स हैं उनके साथ भी एपोस्ट्रोफी जो है वो यूज़ हो सकता है, जैसे बोलें कि कार्स, डिज़ाइन, या फिर ट्रेन्स, डिपार्चर या अराइवल, कुछ भी। ठीक है, तो व्हीकल्स के साथ में भी एपोस्ट्रोफी यूज़ हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ एपोस्ट्रोफी नॉन लिविंग थिंग होने पे भी यूज़ हो सकता है। कौन कौन सी डिस्कस की हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन का केस डिस्कस किया, उसके बाद हमने टाइम, स्पेस, वेट, अमाउंट इंडिकेटिंग वर्ड्स डिस्कस किए, उसके बाद जोग्राफिकल थिंग्स, फिर उसके बाद डिग्निफाइड वर्ड्स, उसके बाद नेचुरल एंड यूनिक वर्ड्स, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर हमने डिस्कस किया व्हीकल्स। ठीक है, तो ये सारी थिंग्स हैं जिनके साथ नॉन लिविंग थिंग होने पर भी एपोस्ट्रोफी जो है वो यूज़ हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट जो रूल है, डू नॉट यूज़ डबल एपोस्ट्रोफी। डबल एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करना। ठीक है, किस तरह से? जैसे मैं बोलूँ कि माई वाइफ फ्रेंड्स मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो ये डबल एपोस्ट्रोफी जो यूज़ हुआ है, माई वाइफ्स, फिर फॉर द फ्रेंड्स, मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ये इनकरेक्ट है। इसको हम ऑफ की हेल्प से करेक्ट बनाएंगे। एक बार ऑफ यूज़ करेंगे और एक बार एपोस्ट्रोफी। तो ये करेक्ट कैसे बनेगा? द मदर, किसकी मदर? ऑफ माई वाइफ्स फ्रेंड इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ऑल राइट, यहाँ पे हमने क्या रूल डिस्कस किया है कि डबल एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करना। एक बार हम ऑफ यूज़ करेंगे और एक ही बार एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, इसीलिए सेंटेंस बनेगा द मदर ऑफ माई वाइफ्स फ्रेंड इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कंपाउंड नाउन के केस में जो एपोस्ट्रोफी है वो किसके साथ यूज़ होगा? विद द लास्ट वर्ड। कंपाउंड नाउन के केस में जो एपोस्ट्रोफी होता है वो लास्ट वर्ड के साथ यूज़ होता है। लास्ट वर्ड जैसे मैं बोलूँ कि मदर इन लॉ। ठीक है, तो मदर इन लॉ हमने कोई सेंटेंस बनाना है एपोस्ट्रोफी में, तो मदर के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, किसके साथ आएगा? मदर इन लॉस। जैसे हम बोलें कि हर मदर इन लॉस बिहेवियर वॉज रूड। ठीक है, तो कहाँ पे यूज़ होगा? लॉज के साथ। सिमिलरली जैसे मेड सर्वेंट्स एब्सेंस। ठीक है, तो सर्वेंट के साथ आएगा, ना कि मेड के साथ। सिमिलरली स्टेप सन्स अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन वो नाउन होता है जो दो वर्ड्स को मिला के बनता है। तो कंपाउंड नाउन के केस में हम हमेशा एपोस्ट्रोफी जो है वो लास्ट वर्ड पे लगाएंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं।
Next, when a noun consists of a group of words, in that case also we use apostrophe with the last word. For example, the king of Bhutan's visit. तो हम इस तरह से यूज़ करेंगे, भूटान पे आएगा। आप कहेंगे नहीं, विजिट तो किंग की है, भूटान की नहीं है। हाँ, बट यहाँ पर ये जो वर्ड है वो कैसे यूज़ हुआ है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में यूज़ हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे कहाँ लगाएंगे अपोस्ट्रोफी, लास्ट वर्ड पे, द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। सिमिलरली, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट पे नहीं आएगा, किस पे आएगा, इंडिया पे आएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर कोई नाउन ग्रुप ऑफ वर्ड से बना है उस केस में भी हम एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाते हैं, लास्ट वर्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट है, हम कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं, लाइक द क्राउड्स रिएक्शन। ठीक है, तो आप इसको ऑफ की हेल्प से भी लिख सकते हो और एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हो, जैसे द रिएक्शन ऑफ द क्राउड। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन्स के साथ हमने डिस्कस किया कि एपोस्ट्रोफी कैसे यूज़ होता है लास्ट वर्ड पे, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अगर नाउन तो वहाँ पे भी लास्ट वर्ड पे, और कलेक्टिव नाउन्स के साथ में भी एपोस्ट्रोफी यूज़ हो सकता है। ऑफ भी ठीक है और एपोस्ट्रोफी भी ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप एपोस्ट्रोफी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एपोस्ट्रोफी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। कैसे, जैसे मैं बोलूँ कि शी इज़ अ पॉलिटिशियंस डॉटर, क्या, कि वो एक पॉलिटिशियन की डॉटर है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यूज़ हुआ है तो डॉटर के आगे हम आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे। पर अगर हम इसी सेंटेंस को ऑफ की हेल्प से बनाएंगे तो वहाँ पे द यूज़ होगा। कैसे, शी इज़ द डॉटर ऑफ अ पॉलिटिशियन। समझ में आया। अगर आप एपोस्ट्रोफी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एक ही चीज़ यूज़ होगी ना, या तो आप पोजेशन इंडिकेट करेंगे या कोई आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पोजेशन यूज़ हो रहा है तो आर्टिकल नहीं लगाना। अगर आप ऑफ यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आप आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड एपोस्ट्रोफी इज़ यूज ओनली विद द लेटर वन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अगर दो नाउन्स जो हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं तो एपोस्ट्रोफी जो है वो हमेशा बाद वाले पे आएगा। किस तरह से, जैसे मैं बोलूँ राम एंड श्याम जॉइंट अकाउंट। ठीक है, तो जॉइंट अकाउंट है, इससे समझ में आ रहा है कि एक ही अकाउंट है। ठीक है, तो इस केस में जो एपोस्ट्रोफी है दोनों पे नहीं आएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, सिर्फ किस पे आएगा, बाद वाले पे, शाम्स। ठीक है, अगर हम सिमिलरली ऐसे लिखें कि राम एंड शाम्स अकाउंट्स वर हैक्ड, तो इससे पता लगता है कि अकाउंट्स है, वर है, यानी कि सेपरेट सेपरेट पोजेशन इंडिकेट हो रहा है। इस केस में एपोस्ट्रोफी जो है वो दोनों के साथ आएगा। समझ में आया। व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड, उस केस में एपोस्ट्रोफी जो है सिर्फ बाद वाले पे आएगा, लेटर वाले पे। ठीक है, लेकिन अगर दो नाउन सेपरेट पोजेशन को इंडिकेट कर रहे हैं तो जो एपोस्ट्रोफी है वो दोनों पे आएगा। जैसे मैं बोलूँ कि राजा राव एंड आर के नारायण नॉवेल्स, तो दोनों के अलग अलग नॉवेल्स हैं, अलग अलग नॉवेल्स की बात हो रही है, तो सेपरेट पोजेशन है, तो इस केस में दोनों पे एपोस्ट्रोफी आएगा, राजा राउज एंड आर के नारायण्स नॉवेल्स। ठीक है, आपको ये रूल क्लियर हुआ। अब जैसे मैं बोलूँ कि राम एंड श्याम वाइफ्स आर मीटिंग टुडे। ठीक है, तो दोनों की अपनी अपनी वाइफ्स हैं, राम और श्याम की, तो उस केस में वो मिल रही हैं, वाइफ्स प्लूरल है, यहाँ पर आर आ रहा है, तो इस केस में क्या इंडिकेट हो रहा है, सेपरेट सेपरेट पोसेशन, तो क्या आएगा, राम्स एंड श्याम। पर लेकिन अगर सेंटेंस हो जैसे अर्जुन एंड भीम्स वाइफ द्रौपदी वॉज लॉर्ड कृष्णाज सिस्टर, तो इस केस में अर्जुन एंड भीम दोनों की ही वाइफ कौन थी, द्रौपदी। ठीक है, तो
क्लोज रिलेशन इंडिकेट हो रहा है, तो इस केस में सिर्फ कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज़ होगा, भीम्स। समझ में आया कि व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड, उस केस में हम एपोस्ट्रॉफी जो है वो सिर्फ बाद वाले के साथ यूज़ करेंगे। पर अगर दो नाउन्स सेपरेट पोसेशन को इंडिकेट कर रहे हैं तो उस केस में एपोस्ट्रॉफी जो है वो दोनों पर यूज़ होगा। ठीक है, तो आपने एक पॉइंट नोटिस किया होगा कि जब हम सेपरेट पोसेशन इंडिकेट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसके बाद जो नाउन है वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, पर लेकिन जब पोसेशन जो है वो सेपरेट ना हो के जॉइंट है, तो उस केस में जो आगे फर्दर नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि राम एंड रीता चाइल्ड इज मिस्चीवस, तो इस केस में यहाँ पर चाइल्ड लिखा है तो यहाँ पे चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं, चिल्ड्रन आर मिस्चीवस। ठीक है, तो राम एंड रीता, तो हम कपल कंसिडर करेंगे, इनको कपल है तो उन्हीं के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो इस केस में एपोस्ट्रोफी कहाँ पे आएगा, रीतास। राम एंड रीताज चाइल्ड इज मिस्चीवस, तो राम एंड रीताज चिल्ड्रन आर मिस्चीवस। तो यहाँ पर चाइल्ड भी आ सकता है, चिल्ड्रन भी आ सकता है, यानी कि जहाँ पे हम क्लोजली रिलेटेड नाउन्स को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो फर्दर जो नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि हम किसकी बात कर रहे हैं। पर लेकिन इन केस ऑफ सेपरेट पोसेशन द नेक्स्ट नाउन विल ऑलवेज बी प्लूरल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो जो लास्ट वाला जो नाउन होता है वो हमेशा अपोस्ट्रॉफी के साथ यूज़ होता है, यानी कि वो पोजेसिव केस इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। पहले देखिए कि अगर हम लिखें अ पिक्चर ऑफ राम, अगर हम लिखें अ पिक्चर ऑफ राम, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऊपर मैं कह रही हूँ कि राम की एक तस्वीर, ठीक है, पर नीचे वाले सेंटेंस का मीनिंग है कि राम के पास जितनी भी तस्वीरें हैं उनमें से एक। ठीक है, मीनिंग टोटली डिफरेंट है। ऊपर है कि राम की एक तस्वीर, यहाँ है कि राम के पास जितनी भी तस्वीरें हैं उनमें से एक तस्वीर। ठीक है, तो अगर हम अ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो लास्ट वाला नाउन होगा उसके साथ क्या यूज़ होगा, अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मिस्टर सिंह इज़ अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर शर्मा। अगर आप इस सेंटेंस को ये ऐसे ही लिख दोगे तो ये इनकरेक्ट है। क्यों? अ फ्रेंड ऑफ का मतलब है कि उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से एक है मिस्टर सिंह। तो जितने भी फ्रेंड्स को इंडिकेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, मिस्टर सिंह इज़ अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर शर्मास, यानी कि मिस्टर शर्मास के फ्रेंड्स में से एक है मिस्टर सिंह। ठीक है, पर अगर आपको सिर्फ मिस्टर सिंह की बात करनी है, अ फ्रेंड ऑफ नहीं लगाना है, तो उस केस में सेंटेंस कैसे बनेगा, तो वहाँ पे लिखा जाएगा मिस्टर सिंह इज़ मिस्टर शर्माज फ्रेंड। समझ में आया? ठीक है, तो अ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का मतलब क्या होता है कि हम जितने भी हैं उनमें से एक की बात करते हैं। ठीक है, तो वो पोजेशन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, अ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की जगह अगर हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। अ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आ रहा था तो हम पॉजेसिव केस यूज़ कर रहे थे। अगर प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन भी कैसा होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे मैं बोलूँ कि मोनिका इज़ अ क्लासमेट ऑफ हर्स। ठीक है, तो इस केस में मोनिका इज़ अ क्लासमेट ऑफ हर्स यूज़ होगा, ना कि हर। ठीक है, हम पढ़ के आए थे कि शी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर्स। यहाँ पे हर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ऑफ यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम इंडिकेट कर रहे हैं अ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस पॉजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे बात हो रही है, इस तरह से सेंटेंस है ये कि उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से मोनिका एक है। ठीक है, मोनिका इज़ अ क्लासमेट ऑफ हर्स। ठीक है,
समझ में आया कि जब ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होगा तो लास्ट वाला नाउन जो है वो अपने पोजेसिव केस में होगा। सिमिलरली अगर हम नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब चलिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ। अगर मैं लिखूँ मिस्टर DK सिंह इज़ अ फादर ऑफ भावनास, तो ये सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल नहीं है, इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका मीनिंग हो गया कि भावना के जितने भी फादर हैं उनमें से DK सिंह एक है, तो ये मीनिंगफुल नहीं है सेंटेंस। दैट्स वाई हम कहीं पे भी इसको यूज़ नहीं कर सकते। ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस पॉजेसिव नाउन के स्ट्रक्चर को वहीं यूज़ करेंगे जहाँ पे मीनिंगफुल होगा। तो ये सेंटेंस टोटली इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट कैसे बनेगा, मिस्टर DK सिंह इज भावनास फादर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है द, दिस, दैट, दीज, दोज प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के केस में हम एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं कि दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर ठाकुर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाने की मिस्टेक नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि दिस, दैट, दीज, दोज या द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का जब स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पे उसी की बात हो रही है, उसका मीनिंग ऐसे नहीं है कि सारों में से एक। ठीक है, तो जब एक ही की बात हो रही है और ऑफ यूज़ हो गया तो उस केस में पॉजेसिव की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर होता है उस केस में जो लास्ट नाउन होता है वो पॉजेसिव फॉर्म में होता है। ठीक है, इस केस में नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, everyone, everybody, no one, nobody, someone, somebody, anyone, anybody और one, इन सब के साथ हम एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। जैसे everyone's concern is no one's concern। ठीक है, everyone's concern is no one's concern। ठीक है, everyone के साथ भी यूज़ हुआ है, one के साथ भी यूज़ हुआ है। सिमिलरली one के साथ इस तरह से भी यूज़ हो सकता है, जैसे one should love one's country। तो ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी और वन, इनके साथ एपोस्ट्रोफी जो है वो यूज़ किया जा सकता है। पर एट द सेम टाइम याद रखना है कि एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, इनके साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करना। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं लिखेंगे कि एवरीथिंग्स ब्यूटी इज़ ट्रांजिटरी, कि हर चीज़ की ब्यूटी जो है वो ट्रांजिटरी होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। पर इस सेंटेंस को इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, हम ऑफ की हेल्प से लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज़ ट्रांजिटरी। समझ में आया। जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी वाले, उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। पर एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इनके साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होगा। सिमिलरली ये जो वर्ड्स हैं ऑल, मैनी, बोथ, आइदर, नाइदर, इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी यूज़ करने की मिस्टेक नहीं करनी है। ऐसे नहीं लिखना बोथ्स नेम्स आर नॉट नोन, दोनों के नाम नहीं पता। ठीक है, बोथ के साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे। कैसे बनाएंगे सेंटेंस, द नेम्स ऑफ बोथ आर नॉट नोन। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अभी हम पढ़ के आए कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर इनके साथ में एल्स वर्ड आ रहा है तो ऐसे में
एपोस्ट्रोफी जो है वो कहाँ पे यूज़ होगा, फिर अब इन वर्ड्स के साथ ना आके एल्स के साथ आएगा। चलिए अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैं लिखूँ कि इज़ इट योर हाउस, आई थॉट इट इज़ समबडीज एल्स। तो ये ऐसे लिखना अब गलत होगा। क्या ये तुम्हारा घर है, मुझे लगा कि किसी और का है, ठीक है, किसी और का, तो यहाँ पे एल्स पे आएगा। कैसे लिखेंगे इसको, आई थॉट इट इज़ समबडी एल्सेस। समझ में आया, क्लियर है। जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, हम इनके साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर इनके साथ एल्स वर्ड आ रहा है तो उस केस में एपोस्ट्रोफी इन इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ ना आके किसके साथ आएगा, एल्स वर्ड के साथ। क्लियर है। अच्छा, यहीं पे एक बात और नोट कर लीजिए कि अगर मैं लिखूँ कि हु एल्स इज़ गोइंग, ये सेंटेंस ठीक है बिल्कुल, कि और कौन जा रहा है, ठीक है, पर अगर आप हु एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी लगाओगे तो वो गलत है। कैसे, अगर आप लिखोगे हु एल्सेस पेमेंट हैज़ नॉट कम येट, हु एल्स इज गोइंग, और कौन जा रहा है, ये सेंटेंस करेक्ट है, पर अगर आप हु एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ करोगे तो वो गलत है। ऐसे लिखोगे हु एल्स इज पेमेंट हैज़ नॉट कम येट, और किसकी पेमेंट अभी तक नहीं आई, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, हुज एल्स पेमेंट हैज़ नॉट कम येट। समझ में आया, हुज एल्स, ठीक है। और अगर हमें एपोस्ट्रोफी लगाने की ज़रूरत पड़ रही है हु के साथ में, तो उस केस में हम हु यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हुज एल्स, क्योंकि हम पहले पढ़ के आए थे कि पोजेशन को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, हुज। तो इस केस में हम इंटेरोगेटिव किसकी हेल्प से बनाएंगे, हुज, तो बनेगा सेंटेंस हुज एल्स पेमेंट हैज़ नॉट कम येट। ठीक है, क्लियर हुआ कि अगर हमें हु के साथ एल्स लगा के आगे फर्दर एपोस्ट्रोफी पॉजिटिव केस बनाना है तो वहाँ पे हम हु यूज़ ही नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, हुज। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे ये वर्ड्स हैं रिच, पुअर, ये मैंने बहुत शुरू में बताया था। वैसे तो एडजेक्टिव हैं, जैसे शी इज़ अ रिच गर्ल, तो गर्ल की क्वालिटी है कि वो रिच है, तो रिच एडजेक्टिव है। पर अगर इन वर्ड्स के आगे हम द यूज़ कर दें तो ये वर्ड जो है द रिच जो वर्ड है वो रिच क्लास को प्लूरल में इंडिकेट करता है। ठीक है, तो वो नाउन बन जाता है। ठीक है, नाउन तो हो गया, पर फिर भी हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे। हम ऐसे नहीं लिखेंगे द पुअर लाइफ इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। तो इस केस में जो पुअर वर्ड है वो एज एडजेक्टिव काम नहीं कर रहा है, एज नाउन काम कर रहा है। अभी मैंने बताया कि अगर हम रिच, पुअर ऐसे वर्ड्स के साथ में दा लगा देते हैं तो वो वहाँ पे क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है, उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऐसे में नाउन तो बन गया पर फिर भी हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट कैसे बनाएंगे, द लाइफ ऑफ द पुअर इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। तो समझ में आया। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि रिच, पुअर जैसे जो एडजेक्टिव्स हैं अगर हम इनके साथ दा यूज़ करते हैं तो ये प्लूरल नाउन बन जाते हैं और उस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, पर नाउन बनने पे भी हम इनके साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते। अगर हमें पॉजिटिव केस इंडिकेट करना है तो वहाँ पे हम ऑफ यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि हम कंट्री या किसी प्लेस के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूं कि इंग्लैंड्स हिस्ट्री, ठीक है, इंडियाज़ फ्यूचर। ठीक है, तो हम कंट्रीज़ के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर हम ऐसे लिखें इंडियाज़ प्लेयर्स, सिमिलरली अगर हम लिखें इंग्लैंड्स टीम, तो यहाँ पे ये क्या है, नेशनैलिटी को इंडिकेट कर रहा है, तो इस केस में हम नेशनैलिटी इंडिकेटिंग वर्ड लगाएंगे, इस तरह से एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे द इंडियन प्लेयर्स, ठीक है, द इंग्लिश टीम। समझ में आया।
हम किसी कंट्री के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर सेंटेंस ऐसा है कि वहाँ पे नेशनलिटी इंडिकेट हो रही है, तो अगर नेशनलिटी इंडिकेटिंग कोई वर्ड है तो हम उसे यूज़ करेंगे, ना कि एपोस्ट्रोफी को। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है रेसिप्रोकल प्रोनाउन से रिलेटेड। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं? ईच अदर, वन, अनदर। तो ईच अदर एंड वन अनदर के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं। ईच अदर जो है वो टू के लिए यूज़ होता है, और अगर हम दो से ज़्यादा की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? वन अनदर। अब जैसे कि मैं लिखूं अजय एंड वीना वर कैचिंग ईच अदर्स हैंड्स। तो यहाँ पे दो हैं, अजय एंड वीना, तो इसीलिए क्या यूज़ हो रहा है? ईच अदर, एक दूसरे के हाथ। तो यहाँ पे पॉजेसिव केस है, दैट्स वाई हम क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस। पर इसी में अगर एक और ऐड हो जाता, रवि, अजय एंड वीना वर कैचिंग, तो इस केस में क्या आता? वन अनदर्स हैंड्स। समझ में आया कि ईच अदर और वन अनदर जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस बस यही है कि ईच अदर जो है वो दो के केस में यूज़ होता है, अगर हम दो से ज़्यादा की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं? वन अनदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो रिलेटेड है रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब से। रूल ये है कि हम रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के एंटीसीडेंट के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते। वहाँ पे हम पॉजेसिव केस ऑफ की हेल्प से इंडिकेट करते हैं। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैं लिखूँ ही हैज़ रेड ऑल शेक्सपियर प्लेस, हु इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पर ये जो हु है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या होता है? जो उसके जस्ट पहले यूज़ होता है, उसके जस्ट पहले क्या यूज़ हुआ है? प्लेस। तो पूरा सेंटेंस भी आगे का किसके अकॉर्डिंग चलता है? उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। तो इसका मीनिंग निकल रहा है कि प्लेस जो थे वो ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे ऑफ इंग्लिश। प्लेस तो नहीं थे ना, शेक्सपियर था। दैट्स वाई हु का एंटीसीडेंट प्लेस ना होके क्या होना चाहिए? शेक्सपियर होना चाहिए। यही कारण है कि हम रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के केस में एंटीसीडेंट के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते। हम उस केस में पॉजेसिव केस कैसे बनाते हैं? ऑफ की हेल्प से। तो ये सेंटेंस कैसे करेक्ट बनेगा? ही हैज़ रेड ऑल द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, हु इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश। अब हु क्या है इसमें? रिलेटिव प्रोनाउन। उसका एंटीसीडेंट कौन है? शेक्सपियर। अब सेंटेंस का मीनिंग सही हो गया कि शेक्सपियर जो कि क्या है? इंग्लिश का ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। ठीक है, तो रूल यही है कि हम रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के एंटीसीडेंट के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाने से एंटीसीडेंट की प्लेसमेंट चेंज हो जाती है, कुछ और ही उसका एंटीसीडेंट बन जाता है, तो आगे का सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल नहीं रहता। इसीलिए एंटीसीडेंट सही रखने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस की बजाय क्या लगाते हैं? ऑफ। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट जो रूल है कि अगर एक नाउन के साथ में प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज़ हुआ है तो उस केस में हम वहाँ पर एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही हैज़ सीन द मैन्स कार। अगर सेंटेंस यहीं तक सीमित है तो ठीक है कि उसने मैन की कार देखी है। ठीक है, अगर इसमें लिखे विद अ गन, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? अब प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, प्रेपोजिशन लगी है, ठीक है, उसके बाद नाउन आ रहा है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज़ हुआ है। अगर एक नाउन के साथ में प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज़ हुआ है तो उस केस में हम एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे। इसको भी कैसे बनाएंगे? ऑफ की हेल्प से। ही हैज़
seen the car of man with a gun। समझ में आया? अगर तो नाउन कार तक ही सीमित होता तब हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते थे, पर यहाँ पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होने की वजह से हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ऑफ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जिरेंड की। ये बहुत शुरू में हमने डिस्कस किया था कि जिरेंड के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज़ होता है। ठीक है, अगर हमने जिरेंड के साथ पॉसेसिव केस बनाना है तो वो कैसे बनेगा? अब जैसे मैं लिखूं कि आई postponed my manager going to Delhi, कि मैंने अपने मैनेजर का दिल्ली जाना पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे गोइंग का एक्शन तो नहीं परफॉर्म हो रहा। ठीक है, सिर्फ बात हो रही है। तो गोइंग यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है? एज जिरेंट। मैनेजर का जाना, तो बीच में का वर्ड आ रहा है, तो यानी कि मुझे क्या यूज़ करना है? पॉजेसिव केस। तो यहाँ पे क्या आएगा? मैनेजर्स। आई पोस्टपोन माई मैनेजर्स गोइंग टू दिल्ली। समझ में आया? तो यहाँ पर अगर मैं मैनेजर नाउन ना यूज़ करके प्रोनाउन यूज़ करती तो क्या आता? हिज। ठीक है, आई पोस्टपोन्ड हिज गोइंग टू दिल्ली। तो समझ में आया कि अगर हम जिरेंड यूज़ कर रहे हैं और सेंटेंस जो है वो पॉजेसिव फॉर्म में बनाना है और वहाँ पे नाउन है तो एपोस्ट्रोफी यूज़ होगा, और अगर प्रोनाउन है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होगा। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे नेक्स्ट है, अच्छा अगर मैं लिखूँ वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे वॉकिंग, कोई वॉक तो नहीं कर रहा, वॉक का एक्शन तो नहीं परफॉर्म हो रहा, वॉकिंग की सिर्फ बात हो रही है। ठीक है, तो वॉकिंग यहाँ पे क्या है? जिरेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई फाउंड हिम वॉकिंग इन द गार्डन। तो यहाँ पे वॉकिंग अब जो है वो जिरेंट नहीं है, यहाँ पे वॉकिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की भी हमने पहले डिस्कशन की है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? ऐसी वर्ब जिसमें वर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों के ट्रेट्स होते हैं। तो यहाँ पे फाउंड का भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वॉकिंग का भी साथ में एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एक्शन भी जो है वो कॉन्टिन्यूस में है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर वॉकिंग जो है वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, आई फाउंड हिम वॉकिंग इन द गार्डन। तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिरेंड है या पार्टिसिपल है? दोनों ही आईएनजी फॉर्म है। gerund is first from the verb plus ing and present participle is also first from the verb plus ing। जो gerund होगा उसकी जो हिंदी होगी वो इस तरह से होगी कि जाना। ठीक है, जैसे मैंने उसका ना में एंडिंग होगी, जैसे मैंने उसका दिल्ली जाना पोस्टपोन कर दिया, जाना ना। ठीक है, ठीक है, और वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, टहलना ना। ठीक है, बट आई फाउंड हिम वॉकिंग इन द गार्डन, मैंने उसे गार्डन में टहलते हुए। तो इस जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो टहलते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए। ठीक है, इस तरह से एंडिंग होगी उसकी। ठीक है, तो अगर इस तरह से एंडिंग है तो वो वहाँ पे वो पार्टिसिपल है। और अभी हमने पढ़ा कि जिरेंड के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होता है, वहीं पर पार्टिसिपल के साथ क्या यूज़ होता है? प्रोनाउन अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जिरेंड के साथ अगर हमें पॉजेसिव केस बनाना है और नाउन है तो हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, अगर नाउन नहीं है और प्रोनाउन यूज़ करना है तो वहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव ना प्रोनाउन अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ होता है। और डिफरेंस किस तरह से समझाया मैंने जिरेंड और पार्टिसिपल में, कि वो जिरेंड जो है वो ना की एंडिंग में एंड होता है, जैसे टहलना, दौड़ना। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है टहलते हुए इसका मीनिंग है, यानी कि ये भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है। पार्टिसिपल बेसिकली उसमें दोनों ट्रेट्स होते हैं, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, क्योंकि हिम को और डिफाइन कर रहा है कि हिम क्या था? वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक है, तो
यहाँ पर वॉकिंग जो है इसमें दोनों ट्रेड्स हैं, एक्शन भी तो परफॉर्म हो रहा है वॉकिंग का, ठीक है। तो वॉकिंग जो है वो वर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों होने की वजह से प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो रूल क्लियर हुआ कि जेरेंट्स के साथ हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं और पार्टिसिपल्स के साथ हम प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अगर मैं लिखूं सुधीर अ साइंटिस्ट, तो आप सोचें कि इसका मीनिंग इज़ है, क्योंकि हम पहले पढ़ के आए थे कि अगर हम ऐसे करके लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग इज़ भी हो सकता है, हैज़ भी हो सकता है, जैसे इट के केस में था, या ही के केस में हो सकता है, ठीक है, शी के केस में हो सकता है। सिमिलरली जैसे मैं लिखूं, जैसे हम वहाँ पे सेंटेंस था इट्स रेनिंग टुडे, या ही इज़ अ साइंटिस्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइंटिस्ट, ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है और इसका मीनिंग है ही इज़ अ साइंटिस्ट। तो यहाँ पर इज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है हम प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं, नाउन्स के साथ नहीं, ठीक है। अगर आप नाउन्स के साथ इस तरह से एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हो तो इसका मीनिंग यहाँ पर इज़ नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शन में नहीं है, इसका मीनिंग यहाँ पे पोजेशन है, ठीक है। सुधीर अ साइंटिस्ट, तो यानी कि सेंटेंस तो मीनिंगफुल बना ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर ये नहीं लगाना है, क्या लिखेंगे, सुधीर इज़ अ साइंटिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में कैसे यूज़ हो सकता है, अगर मैं पोसेशन इंडिकेट कर रही हूँ, यही सेंटेंस अगर मैं लिखूँ सुधीर इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये नहीं है कि सुधीर इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है, क्योंकि इस तो मैंने अलग से फिर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सुधीर इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि सुधीर का क्या, सुधीर हाउस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, सुधीर का घर सुंदर घर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है। इस केस में हम एपोस्ट्रोफी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे इसका अगेन कॉन्ट्रैक्शन मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे पोसेशन। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जो एपोस्ट्रोफी और एस लगा के हम कंट्रैक्शन बनाते हैं वो प्रोनाउंस के साथ यूज़ होती है, नाउन्स के साथ नहीं। अगर आप नाउन्स के साथ सोचो कि इसका इज़ मीनिंग होगा या हैज़ मीनिंग होगा, नहीं, वहाँ पे नाउन्स के साथ इसका मीनिंग होता है पोसेशन। तो उस केस में भी पोसेशन कैसे मीनिंगफुल होगी, अगर हम पोसेशन इंडिकेट कर रहे हैं तो। जैसे ऊपर वाले केस में अगर आप पोसेशन लगाते सुधीर अ साइंटिस्ट, तो वहाँ पे तो पोसेशन इंडिकेटिंग कोई वर्ड ही नहीं, तो पोजेसिव केस की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे एपोस्ट्रोफी और एस नहीं आएगा। पर इस केस में मैं हाउस की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि सुधीर का घर सुंदर घर है, ठीक है। तो यहाँ पे सुधीर, यहाँ पे ये पोजेसिव केस है और ये करेक्ट है, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि समटाइम्स ये इस तरह से जब नाउन यूज़ होता है, यानी कि नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ होता है, तो वो किसी बिजनेस के ओनर को इंडिकेट करने के लिए या किसी पॉपुलर शॉप को इंडिकेट करने के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कि अंबानी इज़ ग्रोइंग डे बाय डे, तो इस तरह से अगर मैं लिखूं अंबानी इज़ ग्रोइंग डे बाय डे, अंबानी दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो वो सेंटेंस गलत है, ठीक है। अंबानी नहीं बढ़ रहा, अंबानी का बिजनेस बढ़ रहा है। या तो फिर मैं इसको ऐसे लिखूं कि अंबानीज बिजनेस इज़ ग्रोइंग डे बाय डे, ठीक है। या अगर मैं बिजनेस वर्ड ना भी लगाऊं तो भी ये अंडरस्टूड है, क्योंकि हम किसी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं उसके बिजनेस को या पॉपुलर शॉप को इंडिकेट करने के लिए। समझ में आया? तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, अंबानी इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। पर अगर आप अंबानी सिर्फ लिखोगे वो इनकरेक्ट है, या तो अंबानीज बिजनेस लिखिए या लिखिए अंबानीज, ठीक है, समझ में आया। तो वहाँ पे अगर आप अंबानीज यानी कि एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हो तो वहाँ पे अंडरस्टूड है कि उसका व्यापार, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, किसी भी नाउन और प्रॉपर नाउन के एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, कोई शॉप, कोई बिजनेस, ठीक है, कोई चर्च, ठीक है, कोई हॉस्पिटल,
कोई स्कूल, कोई क्लिनिक। तो ऊपर वाला एग्जाम्पल भी तो इसी चीज़ का था कि प्रॉपर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ हुआ तो क्या इंडिकेट हो रहा था, बिजनेस। तो मैं यही समझा रही हूँ कि किसी प्रॉपर नाउन और नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी लगा के उस बिज़नेस को, उस शॉप को, चर्च को, स्कूल को, हॉस्पिटल को इंडिकेट कर सकते हैं। वहाँ पे उस वर्ड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं लिखूँ टुडे वी आर डाइनिंग एट आर अंकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे टुडे वी आर डाइनिंग एट आर अंकल्स, तो अंडरस्टूड है क्या, हाउस। तो हाउस वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी ही इंडिकेट कर रहा है कि क्या, हाउस, ठीक है। सिमिलरली मैं बोलूँ कि माई वाइफ इज़ सिटिंग इन डॉक्टर्स, तो अंडरस्टूड है क्या, क्लिनिक, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं कि शी हैज़ गोन टू बेकर्स, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है क्या, शॉप, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं येस्टरडे आई मेट हर एट सेंट जॉन्स, तो अंडरस्टूड है क्या, चर्च। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन यूज़ हुआ है, तो आपको क्लियर हुआ कि किसी प्रॉपर नाउन और नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी लगा के किसी स्कूल को, किसी चर्च को, किसी हॉस्पिटल को, किसी क्लिनिक को इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो शॉप जो है, वो स्कूल जो है, अंडरस्टूड है, हमें उस वर्ड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर ऐसा कब हो सकता है, जब हम उसको सेंटेंस के एंड में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको सेंटेंस के शुरू में यूज़ करेंगे तब नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलूँ द बार्बर्स वॉज फुल ऑफ कस्टमर्स, तो बार्बर्स क्या, सेंटेंस के शुरू में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं लिखूँ शी हैज़ गोन टू बार्बर्स, ठीक है, तो अंडरस्टूड है क्या, शॉप। तो यहाँ पे शॉप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एंड में आ रहा है। पर लेकिन अगर ये शुरू में आ रहा है तो ऐसे केस में मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, बार्बर्स शॉप, ठीक है। द बार्बर शॉप वॉज फुल ऑफ कस्टमर्स। क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अभी हम पढ़ के आए थे कि द अंबानीज इज़ ग्रोइंग डे बाय डे या इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी करेक्ट था, और वहाँ पे तो हमने बिजनेस वर्ड के बिना भी कहा था कि सेंटेंस करेक्ट है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर नाउन था। हम किसी प्रॉपर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं उसके वेल नोन बिजनेस या शॉप को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में अगर हम ह्यूमन या ह्यूमन एक्टिविटी को जोड़ें तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूँ द प्लान्स सक्सेस, सिमिलरली मैं लिखूँ द रिपोर्ट्स कंक्लूजन, सिमिलरली द बुक पब्लिशर, सिमिलरली द यूनिवर्सिटीज़ चांसलर। तो यहाँ पे प्लान, रिपोर्ट, बुक, यूनिवर्सिटी, चारों के चारों क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, फिर भी एपोस्ट्रोफी यूज़ हो रहा है और ये करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसके साथ ह्यूमन एक्टिविटी कनेक्टेड है और इसके साथ ह्यूमन कनेक्टेड है, ठीक है। अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन को कनेक्ट करें तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि जो वर्ड्स नाउन की तरह और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होते हैं उनके साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते। जैसे कि पब्लिक। अब पब्लिक वर्ड का हम एग्जांपल लें कि पब्लिक कंसिस्ट ऑफ यू एंड मी। नेक्स्ट वन, पब्लिक ओपिनियन मैटर्स। तो यहाँ पर पब्लिक कैसे काम कर रहा है एज नाउन,
ठीक है। इस सेंटेंस में पब्लिक वर्ड किसे क्वालिफाई कर रहा है, ओपिनियन को, तो कैसे काम कर रहा है एज एडजेक्टिव। जो वर्ड्स दोनों तरीके से यूज़ हो सकते हैं, एज नाउन भी एज एडजेक्टिव भी, हम उनके साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हॉस्टल। दिस स्कूल हैज़ अ वेरी बिग हॉस्टल। तो यहाँ पर हॉस्टल कैसे यूज़ हुआ है, एज नाउन। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ ही रिमेंबर्स हिज हॉस्टल लाइफ, तो यहाँ पर हॉस्टल किसे क्वालिफाई कर रहा है, लाइफ को। कौन सी लाइफ, हॉस्टल लाइफ। तो कैसे काम कर रहा है, एज एडजेक्टिव। तो जो वर्ड्स एज एडजेक्टिव एज नाउन दोनों तरीके से यूज़ होते हैं, हम उनके साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि हॉस्टल्स लाइफ, हॉस्टल की लाइफ, इस तरह से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, ये जितने भी सीज़न इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं, लाइक समर, विंटर, ठीक है, स्प्रिंग, ऑटम, ठीक है, इनके साथ में भी हम एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये एज एडजेक्टिव प्लस एज नाउन दोनों तरीके से यूज़ होते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि स्प्रिंग इज़ द किंग ऑफ ऑल सीजन्स, तो यहाँ पे स्प्रिंग कैसे काम कर रहा है, एज नाउन, ठीक है। पर अगर मैं लिखूँ ही हैज़ मैनी स्प्रिंग फ्लावर्स इन हिज गार्डन, उसके गार्डन में बहुत से स्प्रिंग फ्लावर्स हैं। तो कौन से फ्लावर्स, स्प्रिंग फ्लावर्स। तो यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो सीजन्स के जो नेम है वो एज एडजेक्टिव भी काम करते हैं, एज नाउन भी काम करते हैं, इसीलिए हम इनके साथ में एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते। पर दो केस में एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। पहला, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अगर हम उसके साथ कोई ऐसा वर्ड लगा रहे हैं, कोई लिविंग फीचर लगा रहे हैं, तो उस केस में हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, जैसे समर्स डिपार्चर या समर्स अराइवल, ठीक है। तो हम ये लिविंग फीचर लगा रहे हैं, तो इस केस में एपोस्ट्रोफी आएगा, ठीक है। सिमिलरली आप अ विंटर्स डे भी लिख सकते हो, विंटर डे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा डे बता रहा है, ठीक है, विंटर डे। तो विंटर हेयर इज़ वर्किंग एज एडजेक्टिव। और ये ऐसे भी करेक्ट क्यों है, क्योंकि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, टाइम को। तो ये एक्सप्रेशन भी ठीक है, ये एक्सप्रेशन भी ठीक है, क्योंकि ये एज एडजेक्टिव काम कर रहा है और ये कैसे टाइम को इंडिकेट कर रहा है। और हम पहले पढ़ के आए थे कि टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो समझ रहे थे वो ये है कि जो वर्ड्स एज नाउन और एज वेल एज एडजेक्टिव यूज़ हो सकते हैं, उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते, ठीक है। और जहाँ तक सीजन्स की बात है, उनके साथ भी एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते, पर पर्सोनिफिकेशन के केस में एपोस्ट्रोफी यूज़ होगा। और अगर टाइम इंडिकेटिंग की सेंस में यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी लगाएं और ना लगाएं, दोनों ही एक्सप्रेशंस जो हैं वो करेक्ट है। समझ में आया। तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ में हम एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो एज नाउन और एडजेक्टिव दोनों यूज़ होते हैं, जैसे वाटर सप्लाई, कार, इंश्योरेंस। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में हम एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कारण यही है कि जो इनके साथ वाला वर्ड है वो एज एडजेक्टिव एज नाउन दोनों यूज़ होता है। वाटर एज नाउन भी यूज़ होता है, एज एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। वाटर सप्लाई, इनकम टैक्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हॉरर स्टोरी, वेटिंग लिस्ट, वेट लिफ्टिंग, कोल माइनिंग, विंटर क्लोथ्स। विंटर के बारे में हम अभी पढ़ के आए कि विंटर जितने भी सीजन्स हैं वो एज एडजेक्टिव एज नाउन दोनों यूज़ होते हैं। डाइनिंग रूम, ठीक है, स्विमिंग पूल, ड्राइविंग लाइसेंस, कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज एज नाउन एज एडजेक्टिव दोनों यूज़ होता है। यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है, एज एडजेक्टिव, और कॉलेज एज नाउन भी यूज़ होता है, ठीक है। इसीलिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करेंगे। स्ट्रीट मार्केट, ठीक है, संडे पेपर, संडे
कैसे यूज़ होता है एज नाउन, पर यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है एज एडजेक्टिव, तो हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करेंगे। चेस बोर्ड, नोटिस बोर्ड, फुटबॉल मैच या टेनिस टूर्नामेंट, कुछ भी हो, ट्रेन टिकट्स या बस टिकट्स, कोई भी टिकट्स, ठीक है, टेलीफोन बिल्स, एंट्री फीस, कार इंश्योरेंस, तो इनमें जो ये नाउन है फ़िलहाल इस में कैसे काम कर रहे हैं एज एडजेक्टिव। तो जो वर्ड्स एज नाउन एज एडजेक्टिव दोनों यूज़ होते हैं उनके साथ हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते। ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपको आइडिया लग गया होगा कि जो वर्ड्स एज नाउन एज एडजेक्टिव यूज़ होंगे हम उनके साथ एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वन ऑफ का केस। वन ऑफ के साथ में ये तो हमें पता ही है कि जो नाउन आता है वो प्लूरल यूज़ होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि शी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, कि मेरी जितने भी फ्रेंड्स हैं वो उनमें से एक है। ठीक है, तो मैं सारी फ्रेंड्स की बात करके फिर उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वन ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। पर अगर हम वन ऑफ यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर एक नाउन ना होके दो नाउन है, ठीक है, और हमें पॉजेसिव केस बनाना है, तो ऐसे में हम पॉजेसिव केस एपोस्ट्रॉफी से नहीं बनाएंगे, ऑफ से बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वन ऑफ के बाद में नाउन जो होता है वो प्लूरल आता है। ठीक है, तो ऐसे में कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा नाउन जो है वो प्लूरल होगा। ठीक है, और इससे मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, आई स्टेड एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स रेजिडेंस। सिमिलरली अगर मैं लिखूं आई स्टेड एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स रेजिडेंसेस, इन दो सेंटेंसेस के मीनिंग में फ़र्क देखिए। हमें कहना क्या है? बेसिकली हमें कहना तो यही है कि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनमें से एक के घर में रुकी है ना, तो फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला सेंटेंस देखिए कि आई स्टेड एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स रेजिडेंस, ये इसका मीनिंग क्लियर है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कैसे यूज़ कर रहे हैं, फ्रेंड्स जो वर्ड है वो प्लूरल में है, इसीलिए हमने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया, दोबारा एस नहीं यूज़ किया। ठीक है, तो इसका मीनिंग तो यही निकल रहा है कि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनमें से एक के घर पे। ठीक है, पर जो नीचे वाला सेंटेंस है आई स्टेड एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसकी फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे मैंने सिंगुलर यूज़ किया है फिर एपोस्ट्रॉफी लगाया है। ठीक है, रेजिडेंसेस, इसका मतलब है कि मेरी फ्रेंड के जितने भी रेजिडेंसेस हैं उनमें से एक पे मैं रही। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड एक ही है, हम बोल रहे हैं उसके बहुत सारे रेजिडेंसेस हैं, उनमें से एक रेजिडेंस पे मैं रही। ठीक है, तो ऐसे में जब वन ऑफ के साथ में दो नाउन्स होते हैं तो हमेशा कन्फ्यूज़न ही रहती है कि किसे प्लूरल बनाएं, तो इसलिए हम वन ऑफ के केस में एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते ही नहीं है, उसको ऑफ की हेल्प से बनाते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? आई स्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आया? आई स्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इस केस में ऐसे लिखते, ठीक है, फ्रेंड को सिंगुलर में रखते फिर उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाते, तो वो गलत होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप फ्रेंड को सिंगुलर में यूज़ कर रहे हो, जबकि और रेजिडेंस को भी सिंगुलर में यूज़ कर रहे हो, तो वो गलत ही हो गया ना, क्योंकि वन ऑफ के बाद में एक ना एक नाउन को तो प्लूरल में आना है, और यही कन्फ्यूज़न रहती है कि किस नाउन को प्लूरल में बनाएं, और जिसको भी बनाओगे हर बार अलग मीनिंग होगा। ठीक है, ऐसा लिखना तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा कि आप फ्रेंड लिख के उसके साथ एपोस्ट्रॉफी लगा रहे हो, यानी कि आप सिंगल फ्रेंड और सिंगल रेजिडेंस लिख रहे हो। ठीक है, तो ऐसा लिखना सही था, फ्रेंड्स प्लूरल लिख के और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा रहे हो। ऐसे लिखने से मीनिंग ये निकलता है कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से एक के घर पे। पर फिर भी क्योंकि इस केस में कंफ्यूजन ही रहती है, इसीलिए हम वन ऑफ के साथ एपोस्ट्रॉफी एंड एस लगा के पॉजेसिव नहीं बनाते, ऑफ की हेल्प से बनाते हैं, ताकि मीनिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है, आई स्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कंपैरिजन की। ठीक है, कंपैरिजन के केस में एपोस्ट्रॉफी जो है वो किस तरीके से यूज़ होगा। जैसे मैं बोलूँ कि सोहन्स सिस्टर इज मोर ब्यूटीफुल देन मोहन, तो ये इनकरेक्ट है अभी। क्यों? क्योंकि मैं सोहन की सिस्टर का मोहन से कंपैरिजन नहीं करूँगी ना, आगे फर्दर मोहन की भी सिस्टर से कंपैरिजन करूँगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे सिस्टर जो है वो अंडरस्टूड है कि सोहन की सिस्टर जो है वो ज़्यादा सुंदर है मोहन की सिस्टर से। ठीक है, डिपेंड करेगा कि हम किन में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं कि सोहन्स ब्रदर इज टॉलर देन मोहन, तो ये सेंटेंस ठीक है। क्यों? क्योंकि सोहन के भाई का मोहन से कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस ऐसे भी करेक्ट है, मोहन या फिर मोहन्स भी करेक्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे हम कह रहे हैं कि सोहन का भाई जो है वो मोहन के भाई से टॉलर है। ठीक है, लंबा है, तो यहाँ पर मोहन्स लिखना भी करेक्ट है कि हम सोहन के भाई का मोहन के भाई से कंपैरिजन कर रहे हैं या फिर हम सोहन के भाई का मोहन से कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा कि हम कंपैरिजन किस से कर रहे हैं और सेंटेंस मीनिंगफुल है या नहीं, उस हिसाब से एपोस्ट्रोफी आएगा या नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं लिखूं राम्स कार इज बेटर देन श्याम, तो यहाँ पे कंपैरिजन राम और श्याम का नहीं हो रहा बल्कि उनकी कार्स का हो रहा है। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाना होगा। ठीक है, क्या यूज होगा, एपोस्ट्रोफी एन एस। राम्स कार इज बेटर देन श्याम्स। क्लियर है? चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने नोटिस किया कि हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के भी पॉजेसिव केस बना सकते हैं, ऑफ लगा के भी पॉजेसिव केस बना सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है, इसीलिए थंब रूल यही है कि जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो कि एपोस्ट्रोफी एस आएगा या ऑफ आएगा, देन गो विथ ऑफ। Why? Because of can be used with both living things and non-living things, और मीनिंग जो है वो जनरली हमेशा सेम ही रहता है। वेरी रेयर ऐसा होता है कि ऑफ लगाने पे कुछ और मीनिंग है और एपोस्ट्रोफी लगाने पे कुछ और मीनिंग है। चलिए वैसे ही एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जैसे मैं लिखूं द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन in Delhi। Similarly अगर मैं लिखूं the reception of prime minister in Delhi, ऊपर मैंने एपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया, नीचे मैंने ऑफ यूज़ किया, पर दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। ऊपर वाला सेंटेंस द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली का मीनिंग है द रिसेप्शन हेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट नीचे वाले सेंटेंस का मीनिंग है हाउ द पीपल वेलकम द प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही एंटर्ड दिल्ली। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसा वेरी रेयर होता है कि एपोस्ट्रोफी लगाने पे कुछ और मीनिंग हो और ऑफ लगाने पे कुछ और मीनिंग हो। तो जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो कि एपोस्ट्रोफी लगाएं या ऑफ लगाएं, तो गो विद ऑफ। वाई? क्योंकि एपोस्ट्रोफी के साथ बहुत से रूल्स कनेक्टेड हैं कि यहाँ आना है, यहाँ नहीं आना है, यहाँ ऐसे आना है, तो जहाँ कन्फ्यूज़न है बेटर है कि ऑफ लगाएं। ठीक है, तो ये था पॉजेसिव केस और उससे रिलेटेड रूल्स। अब करते हैं इन रूल्स की प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इन सेंटेंसेस में एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो एरर है वो पॉजेसिव केस से रिलेटेड होगा। जितने भी रूल्स अभी हमने किए उनमें से ही कोई ना कोई रूल अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया। चलिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज़ लिमिटलेस बट इट इज़ द पीएम हु इज़ इंडीड पावरफुल। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या एरर है? तो यहाँ जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या है, अ नाउन
कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जब एक नाउन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है तो ऐसे केस में एपोस्ट्रोफी एस कहाँ आता है, लास्ट वर्ड पे। तो हम क्या कहेंगे, वैसे तो हम प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर ये जो प्रेसिडेंट है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलके बना है, दैट्स वाई हम एपोस्ट्रोफी कहाँ पे यूज़ करेंगे, इंडिया के साथ। तो ये करेक्ट कैसे बनेगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, दीज आर द चिल्ड्रंस क्लोथ्स हु आर बेदिंग। तो मैंने बताया था कि हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हमेशा कौन होना चाहिए, जिसकी हम आगे बात कर रहे हैं। तो हम क्लोथ्स की बात तो नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन की। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होगा। तो रूल क्या है यहाँ पे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब होते हैं उनके एंटीसीडेंट के साथ हम एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम पॉजेसिव केस जो है वो ऑफ की हेल्प से बनाते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा, दीज आर द क्लोथ्स ऑफ द चिल्ड्रन, फिर आ जाएगा हु। ठीक है, तो अब इस हु का एंटीसीडेंट कौन हो गया, चिल्ड्रन। ठीक है, तो हम बात भी आगे किनकी कर रहे हैं, चिल्ड्रन की, हु आर बेदिंग। ठीक है, तो रूल जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब के एंटीसीडेंट के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के पॉजेसिव केस नहीं बनाते, वहाँ पे हम ऑफ यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विजिटेड रवीज एंड रियाज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। तो हमें कपल से पता लग गया कि दोनों का एक ही घर है, तो एक ही पोसेशन है। सो व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड वी यूज़ एपोस्ट्रोफी एस ओनली विद द लेटर वन। तो यहाँ पर रवि के साथ नहीं आएगा। कैसे बनेगा सेंटेंस, आई विजिटेड रवि एंड रियाज हाउस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, he informed me that he had gone to one of the minister's residences and stayed there all night। ये तो हमने अभी डिस्कस किया था एंड में कि वन ऑफ के केस में भी हम एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा नाउन प्लूरल होगा, इसीलिए हम वहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज़ ही नहीं करते, ऑफ की हेल्प से बनाते हैं। तो यहाँ पे भी सेंटेंस कैसे बनेगा, he informed me that he had gone to the residence of one of the ministers। समझ में आया, क्लियर है। चलिए, रीज़न आपको पता ही है कि हम ऑफ लगा के क्यों बनाते हैं, एपोस्ट्रोफी लगा के क्यों नहीं बनाते, क्योंकि एपोस्ट्रोफी लगा के बनाएंगे तो हर बार मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर मिनिस्टर्स प्लूरल में रखेंगे तो उसका मीनिंग होगा कि बहुत सारे मंत्रियों में से एक मंत्री के रेजिडेंस पे। अगर हम मिनिस्टर को सिंगुलर रख के रेजिडेंसेस लिखेंगे तो उस केस में हो जाएगा कि मंत्री के बहुत सारे घरों में से एक घर में। ठीक है, तो इस तरह के डबल मीनिंग को अवॉइड करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ ही नहीं करते, हम ऑफ का यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं ताकि मीनिंग जो है वो क्लियर रहे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डिडंट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये जो रेजिंग है क्या है, डिडंट। ठीक है, क्योंकि रेजिंग का एक्शन तो परफॉर्म नहीं हो रहा ना, सिर्फ बात हो रही है। तो यहाँ पर रेजिंग जिरेंट है। ठीक है, तो जिरेंट के आगे अगर नाउन यूज़ हुआ है तो वो अपने कौन से केस में होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सन्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर सिंह ऑनर्स हिज सीनियर्स डिज़ायर्स। तो इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि जो मिस्टर सिंह का सबसे बड़ा लड़का है वो अपने सीनियर्स की डिज़ायर्स, अपने बड़ों की डिज़ायर्स को ऑनर करता है। तो यहाँ पे बड़ों प्लूरल में यूज़ हुआ है, तो यहाँ कैसे लिखा है, सीनियर सिंगुलर में लिखा है, जबकि हम बात तो प्लूरल में कर रहे हैं। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से ना लिख के इसे लिखा जाएगा सीनियर्स। ठीक है, यही रूल पढ़ के आए थे हम कि अगर कोई नाउन प्लूरल में यूज़ हो रहा है और एंडिंग इन एस है तो उस केस में हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, दोबारा एस यूज़ नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। तो यहाँ पर मिस्टेक किस में है, गुलिवर ट्रेवल्स किस तरह से लिखेंगे कि गुलिवर के ट्रेवल ना, तो यहाँ पे आएगा एपोस्ट्रोफी, तो कैसे लिखा जाएगा,
गुलिवर्स ट्रेवल्स, ठीक है, हम गुलिवर पर्सन के ट्रेवल्स की बात कर रहे हैं, तो एपोस्ट्रॉफी जो है वो गुलिवर के साथ आएगा, ना कि ट्रेवल के साथ। तो यहाँ पे किस तरह से लिखा जाएगा, गुलिवर एपोस्ट्रॉफी एस देयर आफ्टर ट्रेवल्स, ठीक है। चलिए, ये एक बुक का नेम है। नेक्स्ट है इटलीज women लाइक टू कीप अप विद द लेटेस्ट फैशन। तो यहाँ पर ये नेशनलिटी को इंडिकेट कर रहा है। हमने पढ़ा था कि एपोस्ट्रॉफी एस जो है वो कंट्रीज़ के नाम के साथ आ सकता है, पर अगर वहाँ पे नेशनलिटी इंडिकेट हो रही है तो हम नेशनलिटी इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड होता है उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इटलीज women की बजाय क्या आएगा, द इटालियन women। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन मीना एंड शीना केम अक्रॉस टीना दे कॉट वन अनदर हैंड्स एंड टॉक्ड फॉर एन आवर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था कि उनके साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन है, मीना शीना, मीना एंड शीना, है ना, एंड आगे फर्दर टीना भी है। तो 3 जने हैं, तो 2 से ज़्यादा होते हैं तो क्या यूज़ होता है, वन अनदर, ठीक है। तो वन अनदर ही यूज़ हो रखा है, ठीक है। एक दूसरे के, तो के को इंडिकेट करने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन अनदर्स हैंड्स। समझ में आया, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वाला रूल था ये। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर आर नॉट सो सीरियस एज इंडिया। तो हम कंपैरिजन इस सेंटेंस में किन का कर रहे हैं, अमेरिका और इंडिया का कर रहे हैं या अमेरिका और इंडिया की प्रॉब्लम्स का कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स का कर रहे हैं। दैट्स वाई इधर भी हम क्या प्रॉब्लम को इंडिकेट करने के लिए क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस। तो इंडिया का क्या अंडरस्टूड है, प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट बनेगा, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर आर नॉट सो सीरियस एज इंडियाज। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन अमेरिका और इंडिया का नहीं हो रहा बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स का हो रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करने के लिए हम इंडिया के साथ क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफी एस। क्लियर है। नेक्स्ट, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। तो इस सेंटेंस में हम पुअर्स किस लिए लिखना चाह रहे हैं, एपोस्ट्रॉफी एस किसके लिए लगाना चाह रहे हैं, लाइफ के लिए। बट लाइफ के लिए तो ऑलरेडी वर्ड आ रहा है डैट। इस सेंटेंस में पढ़ के देखिए कि डैट वर्ड किसके लिए आया है, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द क्या, एज लाइफ ऑफ द पुअर, ठीक है। तो दैट वर्ड जब ऑलरेडी लाइफ के लिए आ गया तो हमें पुअर्स लगा के लाइफ को इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी पुअर वर्ड यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है, वैसे एडजेक्टिव है पर एज नाउन यूज़ हो रहा है, पुअर क्लास को इंडिकेट कर रहा है। कोई एडजेक्टिव एज नाउन यूज़ होता है तो उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा के पॉजिटिव केस नहीं बनाते, ऑफ की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। वैसे भी नहीं आना था इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। नेक्स्ट, योर टर्न ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज़ रियली रूड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी टोन ऑफ स्पीकिंग और तुम्हारी फ्रेंड की भी, ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड की भी। तो फ्रेंड की इंडिकेट कैसे करेंगे, एज वेल एज योर फ्रेंड्स, एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाएंगे, ना कि इस तरह से एस, ठीक है। तो अगर हमने प्लूरल में बात करनी हो कि तुम्हारी भी और तुम्हारे फ्रेंड्स की भी टोन जो है वो रूड है, अगर हमने प्लूरल में भी इन केस यहाँ पे फ्रेंड्स की बात करनी है तब भी क्या आएगा, एपोस्ट्रॉफी। अगर हम सिंगल में बात कर रहे हैं तो एपोस्ट्रॉफी लगा के एस, अगर हम प्लूरल में बात कर रहे हैं तो एपोस्ट्रॉफी ओनली, फिर एस नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यूज़ होना था, चाहे सिंगल में बात करो चाहे प्लूरल में। पर हम कह तो रहे हैं ना कि बात किसकी हो रही है, बात योर और योर फ्रेंड्स की नहीं, उनकी टोन की हो रही है। तो टोन को इंडिकेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। नेक्स्ट, as we are told, this idea of Mr. Sinha's was totally valid in the present scenario. इस सेंटेंस में क्या लग रहा है, क्या एरर है,
मैंने पहले भी बताया था कि अगर दिस के साथ नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आए तो वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं है कि हम वन ऑफ द की बात कर रहे हों कि सभी में से एक, इस तरह का केस नहीं होता। तो यहाँ पर उसी एक सिंगल चीज़ की बात हो रही है। एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिस्टर सिन्हा, तो यहाँ पर एक सिंगल आइडिया की ही बात हो रही है, बहुत सारे आइडियाज़ में से एक इस तरह से नहीं कह रहे। तो एक ही आइडिया की बात होने की वजह से इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे? एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिस्टर सिन्हा वॉज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है। Next, the expert mason reported to the owner of the house that there was no question of the walls falling down. क्या एरर है इसमें? तो बहुत सिंपल एरर है कि वॉल नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करेंगे। इसे करेक्ट कैसे बनाएंगे? द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द हाउस दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमीज नेम्स। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इस सेंटेंस में कि वो अपने एनिमीज के नेम्स भी नहीं भूलेगा, एनिमी के नेम। ठीक है, के नेम बोल रहे हैं तो यानी कि एपोस्ट्रोफी एस यूज़ होगा, और हम प्लूरल में बात कर रहे हैं तो एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी येस्टरडे एंड आस्क मी फॉर सम मनी। ठीक है, तो ये कौन से रूल का एग्जाम्पल है? क्या लग रहा है कौन सी एरर है? अ नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ठीक है, तो मेरी वाइफ की जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनमें से एक आई और उसने कुछ पैसे मांगे, है ना। तो यहाँ पर जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनमें से एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स। एपोस्ट्रोफी एंड एस यूज़ होगा। एपोस्ट्रोफी एंड एस क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि हम उसी एक फ्रेंड की बात ना करके हम यहाँ पे कह रही हैं कि मेरी वाइफ की जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनमें से एक। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर्ड टू टर्न अ डेफ ईयर टू द कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। तो हमने कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ा था, और ये कमांडर इन चीफ क्या है? कंपाउंड नाउन। क्या पढ़ा था हमने कि कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ होता है। तो यहाँ पर कमांडर्स ना आके क्या आएगा? कमांडर इन चीफ्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। तो यहाँ पर हेल्पिंग का एक्शन तो नहीं परफॉर्म हो रहा, मदद करना ना की एंडिंग हो रही है, तो कैसे यूज़ हुआ है? एज जेरेंट। ठीक है, तो जेरेंट के आगे हमने क्या डिस्कस किया था? हम क्या यूज़ करते हैं? पॉजेसिव केस बनाते हैं, या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, अगर नाउन है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन तो है नहीं, ठीक है, प्रोनाउन है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, यहाँ पे द पुअर पहले भी डिस्कस किया है कि पुअर जो है वो एडजेक्टिव है, पर अगर उसके साथ द यूज़ हो तो वो कैसे काम करता है? एज प्लूरल नाउन रिप्रेजेंटिंग दैट क्लास। प्लूरल होने की वजह से ही यहाँ पर क्या आ रहा है? आर। और हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, और इसका एंटीसीडेंट कौन है? पुअर, जो कि प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? आर। ठीक है, अगर यहाँ पर इज होता तो वो एरर होती। ठीक है, नेक्स्ट, When I arrived at the gate of his house, I found his locking up the door. तो इस हेल्पिंग में और इस लॉकिंग में आप मुझे डिफरेंस बताएं कि क्या है? ऊपर जो हेल्पिंग था वो हेल्प करना, ना कि सेंस में एंडिंग हो रही थी उसकी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब मैं उसके घर के गेट पे पहुँचा तो मैंने उससे लॉक करते हुए पाया, करते हुए। ठीक है, मैंने पहले बोला था कि दौड़ते हुए, चलते हुए। ठीक है, लॉक करते हुए, ते हुए की सेंस में अगर यूज़ हुआ है तो वहाँ पे वो क्या है? पार्टिसिपल की सेंस में यूज़ होता है। ठीक है, और वैसे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर हेल्पिंग का एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था, वो नाउन का काम कर रहा था, दैट्स वाई वो जिरन था। पर यहाँ पर लॉकिंग का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और साथ में ये हमें
हिज के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हिज क्या कर रहा था, लॉकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है इसमें वर्ब प्लस एडजेक्टिव के ट्रेड्स हैं, इसीलिए ये क्या है, पार्टिसिपल। और फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब प्लस आईएनजी होने की वजह से क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हमने क्या पढ़ा था कि पॉजेसिव केस नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हिम लॉकिंग अप द डोर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, कीपिंग इन व्यू द पब्लिक्स डिमांड्स द कंपनी हैज़ लोअर्ड द प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। तो ये रूल तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि पब्लिक एक ऐसा वर्ड है जो एज नाउन भी यूज़ होता है, एज एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। तो जो वर्ड्स एज नाउन और एज एडजेक्टिव दोनों यूज़ होते हैं, हम उनके साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे पब्लिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर पब्लिक की डिमांड हम कह रहे हैं कि का के की आ रहा है, पर फिर भी हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन सी डिमांड, पब्लिक डिमांड। तो एज एडजेक्टिव भी कह सकते हैं कि यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए जो वर्ड्स एज नाउन और एडजेक्टिव दोनों यूज़ होते हैं, वहाँ पे हम उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है, द ब्लाइंड्स लाइफ इज़ रियली मिजरेबल बिकॉज दे कांट सी व्हाट हैपन्स अराउंड देम। अगेन ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है। और ब्लाइंड मैन, कौन सा मैन, ब्लाइंड, ब्लाइंड एडजेक्टिव है, पर यहाँ पर उसके साथ द लगा है, तो कैसे यूज़ हो रहा है, एज प्लूरल नाउन, ब्लाइंड पीपल की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि किसी एडजेक्टिव के साथ अगर दा लग के वो नाउन बन रहा है, फिर भी हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा, द लाइफ of the blind is really very miserable because they can't see। अगेन आपने देखा कि जब हम किसी एडजेक्टिव के साथ द लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल नाउन, तो वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है और वो प्लूरल नाउन होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, दे। तो क्लियर हुआ आपको कि यहाँ पे क्या आना है, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। तो ये था नाउन एंड द केस और उससे रिलेटेड रूल्स। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और मैं शॉर्ट्स में वोकेबलरी कवर कर रही हूँ, तो शॉर्ट्स भी देखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले, सक्सेस इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल लवर बिकॉज इट मे लीव अस एनी टाइम, whereas failure is a wonderful mother because it teaches us many important lessons of life. Okay, bye.